चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास के अंदर हम संयोजी ऊतक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने उपकला ऊतक की जो क्लास थी उसके बारे में हमने उसके क्या प्रकार होते हैं, कहाँ उपकला ऊतक पाया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। और आज की क्लास के अंदर हमें संयोजी ऊतक है जो कि हमने स्टार्ट किया है। जंतु ऊतक, प्लांट ऊतक हमारा अलग है। अभी तक की क्लासों के अंदर हमने कोशिका को भी डिस्कस किया है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग क्या होते हैं उनकी चर्चा की थी आपसे। और उसके बाद फिर हमने ऊतकों वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं संयोजी ऊतक। तो बात की जाए इस संयोजी ऊतक के बारे में, तो ये संयोजी ऊतक क्या है। तो देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो उपकला ऊतक है ना, वो उपकला ऊतक इस संयोजी ऊतक के ऊपर क्या करता है, वृद्धि करता है। तो अब उसके बारे में, अब उसके भी अलग अलग प्रकार थे हमारे पास। और उसके बाद फिर हमारा अगला जो ऊतक आ जाता है ना, दूसरा ऊतक जिसको हम बोलें, तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, इसकी यदि बात की जाए, जैसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, याद रखना है सभी को। कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, टिश्यू। इसकी चर्चा हम करते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करें कि ये भी क्या है भाई, एक कोशिकाओं का समूह है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या का निर्माण करती हैं भाई, ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो इसमें पॉइंटों की हम बात करते हैं, याद रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली बात की जाए, ये संयोजी ऊतक जो है ना, ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करेगा। मतलब हड्डियों को हड्डियों से भी जोड़ेगा, हड्डियों को मसल्स से जोड़ने का काम करेगा, मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो मतलब ये विभिन्न प्रकार के जो अंग हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनको जोड़ने का काम करेगा। दूसरी बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो इससे पहले हमने जो उपकला ऊतक पढ़ा था, उसकी जो भ्रूणीय स्तर होते हैं जिन्हें हम जनन स्तर कहते हैं, तो तीनों जनन स्तरों से उपकला ऊतक की क्या हो रही थी, उत्पत्ति हो रही थी। लेकिन जो संयोजी ऊतक है ना हमारे पास, इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। हमारे पास मीजोडर्म एक जनन स्तर है, तो उत्पत्ति में एक ऐसा होता है, मीजोडर्म होता है। दूसरी बात की जाए संयोजी ऊतक की, तो ये संयोजी ऊतक हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में और बहुत जगह पर पाए जाने वाला ऊतक है। लगभग लगभग देखा जाए तो हमारे पूरे शरीर के भार का लगभग 30% भाग ये बनाता है। तो नोट करते हैं इसके पॉइंटों के बारे में। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना इसका सबसे पहला काम है। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना, ये इसका सबसे पहला काम है भाई। दूसरी बात करते हैं इसके बारे में कि संयोजी ऊतक की उत्पत्ति, संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। याद रखना है आपको, मीजोडर्म। तीन जनन स्तर हमारे पास होते हैं, उनमें से हमारे पास है एक मीजोडर्म। तो उस मीजोडर्म से होती है, ये बात हमें याद रखना है, मीजोडर्म से होती है। मतलब ये उत्पत्ति में कैसा हुआ भाई, मीजोडर्मल उत्पत्ति में हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट यदि नोट किया जाए इसके बारे में, तो आता है केवल संयोजी ऊतक, केवल संयोजी ऊतक, हमारा जो पूरा शरीर है, उस शरीर का जो भार है ना, उस भार की यदि बात करें तो 30% भाग तो इसी का ही होता है। तो संयोजी ऊतक कुल शरीर भार का, कुल शरीर भार का 30% भाग बनाता है। याद रखना है भाई सभी लोगों को अच्छे से, 30% भाग इसी से बना होता है, भाग बनाता है। तो बाकी की बात करें तो बाकी का और जो पार्ट है ना हमारे पास, वो किससे मिलकर बना हुआ, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। कि जैसे कि यदि बात की जाए, हम मांसपेशियों की बात करते हैं, पेशियों की।
तो पेशियां जो है ना वो हमारे शरीर का 50% भाग तो इन्हीं से बना हुआ है, मसल्स से मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात करें, हमारा जो उपकला ऊतक था ना, जिसको हमने स्टडी कर लिया है, उपकला ऊतक, ये हमारे शरीर का केवल 10% भाग बनाता है। दूसरी हम बात करें, बच गया हमारे पास क्या, तंत्र का ऊतक। तंत्र का ऊतक, तो बाकी का हमारे पास बच गया है क्या, तंत्र का ऊतक। ये तंत्र का ऊतक भी हमारे शरीर बाहर का कितने परसेंट भाग बनाता है, 10%। इस तरीके से पूरे हमारे शरीर के अंदर इन ऊतकों का परसेंटेज मात्रा पाया जाता है। दूसरी यदि हम बात करें इसके बारे में, तो अगला पॉइंट हमारे पास बनता है, अब इस ऊतक के अंदर क्या होता है, एक तरल द्रव पदार्थ भरा होता है। उस तरल द्रव पदार्थ को हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर ये हमारे पास जो संयोजी ऊतक है ना, वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो जैसे कि वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाली संयोजी ऊतक, तरल या संवहनी संयोजी ऊतक होता है। तो नोट करते हैं इनके बारे में। मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर, मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार है इनके, उन प्रकारों के नाम हमें सबसे पहले याद रखना है। जैसे कि सबसे पहला प्रकार आ जाता है हमारे पास क्या, जिसको बोला जाता है क्या, वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक, ये पहला प्रकार है हमारे पास। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो दूसरा होता है हमारे पास क्या, कंकाली ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। और तीसरे प्रकार की हम बात करें तो उसे बोला जाता है, या तो तरल बोल दो या फिर संवहनी संयोजी ऊतक। ये 3 प्रकार हमारे इसके होते हैं भाई, इसके संयोजी ऊतक के बारे में। तो बात करते हैं आगे। इस संयोजी ऊतक में से हमारे पास जो सबसे पहला ऊतक है, हम उसकी आपसे चर्चा करते हैं कि इसके अंदर क्या कहानी हमें दे रखी है। जैसे कि हमें सबसे पहला दे रखा है क्या, वास्तविक ऊतक। तो इसकी चर्चा करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रकार के ऊतक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले प्रकार का ऊतक है, हेडिंग बना लेते हैं इसको, वास्तविक वास्तविक संयोजी ऊतक। ऊतक जिसे बोला जाता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि प्रॉपर होता है रियल में, जो हमारे पास पाया जाता है। अब इसकी यदि हम बात करें इस वास्तविक संयोजी ऊतक की, तो इसका जो निर्माण है ना, वो होता है 3 प्रकार के घटकों से। भाई इसके निर्माण में कितने प्रकार के घटक काम में आते हैं भाई, 3 प्रकार के घटक। 3 प्रकार के घटक। अब वो कौन कौन से हैं, उनसे इसका क्या होता है भाई, निर्माण होता है, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले घटक की हम बात करें, सबसे पहला तो इसके अंदर मिलेगा हमें देखने को क्या, कोशिकाएं, यानी सेल्स। सेल्स, कोशिकाएं हमें देखने को मिलेंगी। इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं हमें देखने को मिलेंगी। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, तो दूसरे पॉइंट के अंदर इसके अंदर देखने को मिलता है हमें क्या, फाइबर्स। फाइबर्स जिन्हें हम इसके तंतु कह देते हैं या रेसे कह देते हैं। इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या देखने को मिलेंगे, हमें फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। दूसरी बात की जाए तो तीसरा मिलकर बना होता है ये किससे, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स। अब भाई ये मैट्रिक्स क्या है भाई, ये मैट्रिक्स इसके अंदर एक तरल पदार्थ है। कोशिका के अंदर या इस ऊतक के अंदर पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ है,
जो कि बना होता है आपका काय से, मिको पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इससे बना होता है भाई। ये इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर यदि हमें देखा जाए तो 3 तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, सेल्स, कुछ फाइबर तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं और ये फाइबर्स और जो कोशिकाएं हमारे पास हैं, तंतु जो हैं, जो इस मैट्रिक्स के अंदर, इस तरल पदार्थ के अंदर ही इस ऊतक के अंदर पाए जाते हैं। तो बात करते हैं वन बाई वन इन कोशिकाओं के बारे में। सबसे पहले हम तो सबसे पहली कोशिका हमारे पास आ जाती है जिसे हम बोल लेते हैं क्या, सेल के अंदर कोशिकाएं हम पढ़ने वाले हैं। मतलब इस संयोजी ऊतक के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, कि कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं के क्या क्या काम है हमारे पास, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका, फाइब्रोब्लास्ट। ये कोशिका इसके अंदर पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट। अब इस फाइब्रोब्लास्ट की यदि बात करें तो ये फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिका है ना, इस योजी ऊतक की सबसे बड़ी कोशिका है और इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। इसका काम यही है कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो तंतु है ना, उनका निर्माण करना और मैट्रिक्स का निर्माण करना, ये इसका काम होता है। तो नोट कर लेते हैं। इसका काम सबसे पहला है कि योजी ऊतक की, योजी ऊतक की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका इसी को बोला जाता है, सबसे बड़ी कोशिका। दूसरी यदि हम बात करें तो सबसे अधिक संख्या में भी पाई जाती है जो इसके अंदर, सबसे अधिक संख्या में भी इसके अंदर पाई जाती है, सबसे अधिक संख्या इसी की होती है भाई इसके अंदर यदि देखा जाए तो। ठीक है। दूसरी यदि बात करें, इसका काम और क्या है भाई, इसका काम ये है कि ये तंतुओं का निर्माण करेगी। जो फाइबर्स हैं इसके अंदर, उन तंतुओं का निर्माण करना भी इसका काम है, उनका भी निर्माण इसी के द्वारा किया जाएगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के तंतु। और दूसरा बनता है पॉइंट हमारे पास कि इसके द्वारा जो मैट्रिक्स हमने बोला है, मैट्रिक्स जो कि एक तरल पदार्थ होता है, तो उसका भी निर्माण इसी के द्वारा किया जाएगा। तो ये काम इस फाइब्रोब्लास्ट कोशिका का इसके अंदर होता है। क्लियर। देखते हैं आगे चलते हैं। आगे देखें तो उसके बाद फिर हमारी अगली कोशिका इसके अंदर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल। अब इस प्लाज्मा सेल की हम बात करते हैं। देखो तो क्या है भाई हमारे पास प्लाज्मा सेल, इसके बारे में यदि देखा जाए तो प्लाज्मा सेल क्या होते हैं भाई, एक जिस तरीके से गाड़ी का पहिया होता है जिसको हम कार्ट व्हील कोशिका के नाम से जानते हैं, और इसका काम हमारी शरीर के अंदर, ऊतकों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना होता है। किसका काम, प्लाज्मा सेल का। तो लिख सकते हैं इसके बारे में कि इसको हम कार्ट व्हील कोशिका के नाम से भी जानते हैं, कार्ट व्हील कोशिका इसी को बोला जाता है। ठीक है। दूसरी बात करें इसके बारे में, इसको हम लिम्फोसाइट के क्लोन भी कहते हैं। आगे भी हमें मिलने वाली हैं कोशिकाएं, लिम्फोसाइट के क्लोन, क्लोन इनको बोला जाता है। दूसरी बात करें, इनका मेन काम है क्या, एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना, ये इन कोशिकाओं का काम मेन रूप से होता है। ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल के बाद अगली सेल हमारे पास आ जाती है जिसे हम बोलते हैं मीजेनकाइमल सेल, मीजेनकाइमल सेल। ये कोशिका भी इसके अंदर पाई जाती है। तो बात करते हैं इसके बारे में कि क्या पॉइंट हमारे इसके बारे में। देखो मीजेनकाइमल जो सेल है ना, इसका काम क्या होता है भाई, ये टोटीपोटेंट सेल होती है, मतलब जिसको हम बोले पूर्ण सख्त कोशिका होती है। मतलब इसके द्वारा
विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो हम इसके बारे में एक लाइन लिख सकते हैं, ये पूर्ण सख्त कोशिका होती है भाई। पूर्ण सख्त, पूर्ण सख्त को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, टोटीपोटेंट। याद रखना है शब्द को, टोटीपोटेंट बोला जाता है इसको। ये काम मीजेनकाइमल का इसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है अगली कोशिका, जिसे हम बोलते हैं क्या, एडिपोज सेल। एडिपोज सेल, एडिपोज सेल। अब ये एडिपोज जो सेल है ना, एक तरीके से ये वसा कोशिका है हमारे पास, फैट सेल इनको हम बोल देते हैं। तो इनका काम यही है कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो श्वेत वसा पाई जाती है इसके अंदर, और एक पाई जाती है क्या, भूरी वसा। भूरी वसा, इसका निर्माण करना इनका काम होता है, भूरी वसा का निर्माण करना, निर्माण करना। भूरी वसा, श्वेत वसा, इसके बारे में हम आगे, अभी हमारा ऊतक आएगा उसके बारे में फिर हम इसका डिटेल डिस्कशन आपसे करेंगे। आगे बात करते हैं इनके अंदर और कौन कौन सी कोशिका हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अब अगली कोशिका, जिसे हम कहते हैं क्या, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हम बात करें तो इसका काम भी हमारे पास यहाँ पर ये है कि ये भी एंटीबॉडी का यहाँ पर क्या करने वाली है, निर्माण बॉडी के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण करना, और दूसरा साथ में ये प्लाज्मा सेल का भी निर्माण करेगी, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो याद रखना है हमें इसके बारे में, एंटीबॉडी का निर्माण करना, ये इसका एक काम है हमारे पास। दूसरी हम बात करें इसके बारे में, ये प्लाज्मा सेल का भी क्या करती है भाई, निर्माण करती है। प्लाज्मा सेल का जो निर्माण होना होता है ना, वो इसी से होता है। प्लाज्मा सेल का निर्माण करना भी इन्हीं के द्वारा होता है, तो जिन्हें हम बोलते हैं क्या, लिम्फोसाइट इनको बोला जाता है। क्लियर बात। उसके बाद अगली आ जाती है हमारे पास कोशिका, जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं मास्ट कोशिका या मास्टोसाइट जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं, या तो हम इसको मास्ट सेल बोल देंगे, या फिर हम इसको मास्टोसाइट्स बोला जाएगा। मास्टोसाइट, मास्ट कोशिका, ठीक है। इनके बहुत अच्छे काम हमें इसके अंदर दे रखे हैं। क्या क्या, तीन, ये इसके द्वारा तीन प्रकार का काम किया जाता है। यदि हम बात करें तो एक तरीके से ये जो कोशिका है ना, ये प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के कुछ प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। उन प्रोटीन का इसके द्वारा स्त्रावण किया जाता है। अब वो प्रोटीन कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। तो तीन प्रकार के प्रोटीन हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो तीन तरीके के प्रोटीन है हमारे पास, देखते हैं, बात करते हैं। पहला प्रोटीन है हमारे पास, सबसे पहले प्रोटीन की बात करें तो एक प्रोटीन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, मतलब जो चाहे तो हम धमनी की बात करें चाहे सिराओं की बात करें, तो एक प्रकार का प्रोटीन ऐसा होता है कि जो हमारी धमनियों की जो दीवार है ना, उनको या तो फैलाने का काम करेगा, एक सिकोड़ने का काम करेगा, और दूसरा है कि हमारी शरीर के अंदर जो रक्त है ना, उसको जमने से भी क्या करता है, रोकता है। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले की हम, तो रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए, रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए एक प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। उस प्रोटीन का हमें नाम याद रखना है, उसे बोला जाता है क्या, हिस्टामिन, ठीक है। वो है हमारे पास क्या, हिस्टामिन, हिस्टामिन, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास, जिसका काम है क्या, रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ने के लिए, रुधिर वाहिनियों को
सिकोड़ने के लिए एक और प्रकार का प्रोटीन इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसे हम बोल देते हैं क्या, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन बोला जाता है। और अगला हमारे पास आ जाता है तीसरा प्रोटीन, जिसका काम है रुधिर को जमने से रोकने के लिए, मतलब रक्त को या रुधिर को जमने से रोकने के लिए एक प्रकार का प्रोटीन और पाया जाता है, जिसे हम बोल देते हैं हेपेरिन। हेपेरिन, हेपेरिन। तो ये तीन तरीके के प्रोटीन का स्त्रावण इन मास्ट सेल या मास्टोसाइट के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रकार का प्रोटीन है हमारे पास क्या करने वाला है, जो रुधिर वाहिनियों को फैलाने का काम करने वाला है, ठीक है। और एक है रुधिर वाहिनियों को क्या करने वाला है, सिकोड़ने वाला है। फैलाने वाले को हिस्टामिन बोल देते हैं, सिकोड़ने वाले को सेरोटोनिन बोल देते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो खून बह रहा है धमनियों सिराओं के अंदर, उसके अंदर रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या पाया जाता है, इनके अंदर हेपेरिन पाया जाता है। ये बात हमें इसके अंदर याद रखनी। दूसरी यदि बात करें तो वही ये बात तो हो गई हमारे शरीर के अंदर कि भाई शरीर के अंदर खून को जमने से रोकने के लिए तो वही हेपेरिन है। जैसे ही जब हमारे यहाँ कहीं पर चोट लग जाती है तो उस समय पर कुछ समय के लिए खून निकलता है और थोड़ी देर बाद निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब वहां पर आके खून क्या हो जाता है भाई, जम जाता है। इसको हम बोलते हैं कि भाई इस का क्लॉट बन जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस है हमारे पास, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम याद करते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे कि मान लो हमें खून को बाहर रखना है, बॉडी से बाहर निकाल कर, उस समय पे भी खून हमारा जमना नहीं चाहिए। तो उसकी बात करते हैं, जिन्हें बोला जाता है प्रतिस्कंदक पदार्थ। मतलब जो रक्त को क्या करते हैं, जमने से क्या करते हैं, रोकते हैं। कुछ जीव जंतु हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें कुछ प्रतिस्कंदक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो रक्त को जमने से क्या कर देते हैं, हमारे को रोक देते हैं। तो बात करते हैं देखो उनके बारे में कि ऐसे कौन कौन से हमारे पास पदार्थ हैं। तो लिखते हैं इनके बारे में। अन्न प्राकृतिक स्कंदक, हेडिंग बना लेते हैं, अन्न प्राकृतिक स्कंदक। अन्न प्राकृतिक प्रतिस्कंदक, सॉरी, प्रतिस्कंदक ये हमारे पास है। ये अलग अलग जीव जंतुओं से हमें क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है एक क्या, हिरुडिन। हिरुडिन बोला जाता है भाई, एक केमिकल है हमारे पास क्या, हिरुडिन। और ये जो हिरुडिन है ना, ये हमें प्राप्त होता है किससे, जौंक से। जौंक से, जौंक बोलो या लीच बोलो या जिसको आम भाषा में गौच भी बोल दिया जाता है। इस लीच से हमें एक रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम हिरुडिन बोलते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जौंक जो है ना वो पानी के अंदर पाई जाती है। जब किसी जीव के शरीर से ये चिपक जाती है तो ये खून को पीती है। तो खून इसके शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, क्योंकि इसके अंदर हिरुडिन नामक रासायनिक पदार्थ प्रतिस्कंदक है जो रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है, वो पाया जाता है। वैसे ही हम बात करें कि मच्छर के अंदर फिर खून क्यों नहीं जमता है, बॉडी से बाहर तो खून वहां भी निकल आया है, तो मच्छर के अंदर भी एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोला जाता है एनोफेलिन। एनोफेलिन ये नाम का एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जो कि मिलेगा हमें मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर। मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरी हम बात करते हैं, अगला एक और आ जाता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं लेम्प्रेडिन। लेम्प्रेडिन एक और है हमारे पास प्रतिस्कंदक पदार्थ जो कि हमें प्राप्त होता है पेट्रोमाइजोन से। पेट्रोमाइजोन से, माइजोन से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं क्यूमेरिन। एक तो है हमारे पास क्या, क्यूमेरिन। क्यूमेरिन
ठीक है। और एक है प्रतिस्कंदक पदार्थ जिसे हम बोलते हैं वारफेरिन। वारफेरिन, ये दोनों ही प्रकार के प्रतिस्कंदक पदार्थ जो हैं हमें प्राप्त होते हैं पौधों से, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो भाई प्रतिस्कंदक जो पदार्थ है ना वो हमारे पास, वो प्रतिस्कंदक पदार्थ हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और पौधों से भी हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी हम बात करें कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम ब्लड बैंक के अंदर भी इनको रक्त को जमने से भी रोकते हैं, जो कि कृत्रिम रूप से हमने बना रखे हैं, जिनसे कुछ हफ्तों तक रक्त को क्या रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो लिख लेते हैं, ब्लड बैंक में प्रयुक्त कृत्रिम प्रतिस्कंदक। स्कंदक। अब ब्लड बैंक के अंदर हम रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो रक्त को जमने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो भाई याद रखना है, जो कि कृत्रिम रूप से हमने बना रखे हैं, जिनमें से सबसे पहला तो आ जाता है हमारे पास सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। दूसरे की बात करें हम, दूसरा हमारे पास आ जाता है जिसे बोला जाता है क्या, सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है जिसका उपयोग हम करते हैं ईडीटी। ईडीटीए, ये भी हमारे पास एक कृत्रिम प्रतिस्कंदक पदार्थ है, और इन पदार्थों का उपयोग करके हम कुछ हफ्तों तक ब्लड को ब्लड बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ हफ्तों तक सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रख सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिर हमें तो फिर भी इसकी यदि हम बात करें तो ये काफी लंबे समय तक हमें पदार्थ को, इस रक्त को सुरक्षित यदि रखना है, तो हम ऐसे किस पदार्थ का उपयोग इसके अंदर करें। तो भाई उसके बारे में भी हम नोट कर लेते हैं एक लाइन। जैसे कि आगे बात करें हम, हमारे पास जो द्रव नाइट्रोजन है ना, इसमें एकत्रित किया गया रक्त जो है ना वो वर्षों तक सुरक्षित रखा रहता है, ठीक है भाई। लिख लेते हैं, द्रव नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन में एकत्रित किया गया, में एकत्रित किया गया रक्त कई वर्षों तक, या बोले कई सालों तक, कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है या रखा रहता है। तो यहाँ हम इसको रक्त को लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये थी हमारी बात इन कोशिकाओं के बारे में कि कुछ प्रतिस्कंदक पदार्थ हैं हमारे पास। अब आ जाती है हमारे पास क्या, अगली कोशिका, जिसका नाम है मैक्रोफेज। अगली कोशिका का नाम है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, या फिर हम इसको बोल देते हैं, एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं हम हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स, ये इसका एक और नाम है। तो भाई बात करते हैं हिस्टियोसाइट के बारे में, तो देखते हैं पॉइंट इसके। सबसे पहले हम बात करें, ये हमारी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कोशिका है, सेकंड लार्ज सेल, ठीक है ना। सबसे बड़ी सेल कौन सी थी, कोशिका कौन सी थी, वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर पाई जाने वाली फाइब्रोब्लास्ट। दूसरे नंबर पर पाई जाती है हमारे पास क्या, मैक्रोफेज या हिस्टोसाइट इसको बोला जाता है। अब ये मैक्रोफेज है ना, ये विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जो पदार्थ हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है,
उनका भक्षण करने का काम करती है। मतलब एक तरीके से बोला जाए ये योजी ऊतक की क्या कहलाती है, सफाई कोशिका कहलाती है। तो 2 पॉइंट हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं कि बैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं, जीवाणु तथा विषाणु, विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं, का भक्षण करने वाली कोशिका है। भक्षण करने वाली, नष्ट करने वाली, या उनको खा जाती है, नष्ट कर देती है। तो बोला जाए एक तरीके से यह योजी ऊतक की, योजी ऊतक की सफाई कोशिका के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सफाई कोशिका भी इसको बोला जाता है, याद रखना है, कोशिका। दूसरी अब हम बात करें इसके बारे में, तो अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी कोशिका हैं जो मैक्रोफेज के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले हैं, या हम लिख लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं भाई इसके बारे में। हमारे पास एक क्या हेडिंग बना लेते हैं, मैक्रोफेज कोशिकाओं के नाम, अन्य नाम, ऐसे हेडिंग कर लेते हैं। अन्य नाम मतलब किसके अन्य नाम नोट कर रहे हैं भाई, हम इसी मैक्रोफेज के अन्य नाम नोट हम कर रहे हैं। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली हमारे पास आ जाती है कौन सी, कुप्फर कोशिकाएं। कुप्फर कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं, इनकी यदि हम बात करें तो ये कुप्फर कोशिकाएं जो है ना वो पाई जाती हैं काय के अंदर, यकृत के अंदर। यकृत के अंदर हमें कुप्फर कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो दूसरा नाम है इनका इष्ट कोशिकाएं। इष्ट कोशिकाएं, इष्ट कोशिकाएं ये हमें देखने को मिलती हैं किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर, यानी लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, जो कि एक प्रकार की मैक्रोफेज है, सफाई कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर। दूसरी यदि हम बात करें आगे आ जाती है हमारी मोनोसाइट। मोनोसाइट, मोनोसाइट, और ये मोनोसाइट हमारी पाई जाती है किसके अंदर, रक्त के अंदर, रुधिर के अंदर, या फिर ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलती है। चौथी कोशिका की यदि हम बात करें तो माइक्रोग्लियल बोला जाता है, माइक्रोग्लियल। और ये माइक्रोग्लियल जो कोशिका है ना वो हमें देखने को मिलती है काय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, अगली आ जाती है हमारे पास पांचवी कोशिका जिसे बोला जाता है हेंसल कार्पल्स। हेंसल कार्पल्स जिसको बोला जाता है, और ये पाई जाती है हमारी थाइमस ग्रंथि के अंदर, थाइमस ग्रंथि वहां हमें देखने को मिलती है। और लास्ट हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है रेटिकुलो एंडोथीलियम। रेटिकुलो एंडोथीलियम, ये सब हमारे पास सफाई कर्मी कोशिकाएं इनकी कहलाती हैं, जो कि हमें मिलेगी स्प्लीन या फिर प्लीहा, जिसे हम हमारे शरीर का क्या किस नाम से जानते हैं भाई, जिसे हम हमारे शरीर का ब्लड बैंक बोला जाता है, ब्लड बैंक इसको बोला जाता है। दूसरी यदि हम बात करें, इस स्प्लीन को ही हम, स्प्लीहा को ही हम स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं भाई। आरबीसी की जब मृत्यु हो जाती है तो यहीं जाकर क्या हो जाती है भाई, ये नष्ट हो जाती है। क्लियर। तो ये थी हमारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की संयोजी ऊतक के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं, जो कि हमारे वास्तविक ऊतक का पहला प्रकार हमारा चल रहा था। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर बन जाता है हमारे पास कि इसके अंदर अब पाए जाते हैं तंतु यानी फाइबर। इनकी हम बात करते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं योजी ऊतक के तंतु, इनकी हम बात करें इसके अंदर,
तो योजी ऊतक के जो तंतु है ना, वो इसके अंदर 3 प्रकार के रेशे या फाइबर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास क्या, श्वेत रेशे, या फिर हम इनको तंतु या फाइबर बोल सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास जिन्हें बोला जाता है पीत तंतु, येलो फाइबर्स, पीत तंतु या रेशे भी आप इनको बोल सकते हो। और तीसरा आ जाता है हमारे पास जिन्हें बोला जाता है जालिका तंतु, जालिका तंतु। ये 3 तरीके के रेशो हमें इस वास्तविक योजी ऊतक के अंदर देखने को मिलते हैं। भाई कैसे होते हैं वो बातें हम इनके बारे में नोट कर लेते हैं। श्वेत रेशे की यदि बात की जाए तो जो श्वेत रेशे है ना, ये कैसे होते हैं, लहरदार होते हैं भाई, लहरदार। और कैसे होते हैं भाई, अशाखित होते हैं, अशाखित। दूसरी यदि बात की जाए, बड़े दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, दृढ़ होते हैं। साथ में हम बात करें, इनका निर्माण जो होता है ना, वो कोलेजन प्रोटीन से होता है, याद रखना है, कोलेजन प्रोटीन से निर्माण इनका होता है, ठीक है, इनसे ये बने होते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट की बात करें इनके अंदर, तो क्या होता है, उबालने पर ये क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे इनको उबाला जाता है, उबालने पर घुल जाते हैं। जिनको जैसे ही गर्म पानी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर उबाला जाए तो बाद में ये क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। दूसरी हम बात करें इनकी, तो पेप्सिन एंजाइम, जो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम, इनका क्या कर देता है भाई, पाचन कर देता है, ये काम इनका है। दूसरी बात करें हम इनकी, अब आ जाते हैं हमारे पास क्या, पीत तंतु। ये पीत तंतु क्या होते हैं भाई, ये साकेत होते हैं और कैसे होते हैं, लचीले, याद रखना, साकेत और कैसे होते हैं भाई, ये लचीले होते हैं। तो दृढ़ होते हैं, ये कैसे होते हैं, लचीले, ठीक है, मुलायम होते हैं हमारे पास, कोमल। और ये जो है ना, इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब इनमें तो देखा हमने ये घुल जाती हैं उबालने पर, लेकिन ये नहीं घुलते हैं, इनको उबालने पर भी इन्हें नहीं घुलते हैं, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें, इनका जो पाचन है ना, वो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम इनका पाचन कर देता है, एंजाइम के द्वारा इनका पाचन किया जाता है। तो ये काम था हमारे पास किसका, ट्रिप्सिन एंजाइम का और पीत तंतु का, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, जालिका तंतु जो हो जाते हैं, नाम से इनका पता चल रहा है, एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर ब्रांचें पाई जाती हैं, जालनुमा संरचना बन जाती है, और रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और अत्यधिक कोमल होती हैं भाई, ठीक है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि अत्यधिक साकेत होते हैं, ये अत्यधिक साकेत होते हैं। और कैसी संरचना बना लेते हैं भाई, ये जालनुमा संरचना बना लेते हैं, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें इसकी, इनका निर्माण होता है किससे, रेटिकुलिन प्रोटीन से, रेटिकुलिन प्रोटीन इनके अंदर पाई जाती है, उनसे मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। दूसरी यदि बात करें, ये अत्यधिक कोमल होते हैं भाई, अत्यधिक कोमल, ये संरचना इनके अंदर हमें देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये हुए हमारे 3 प्रकार के तंतु जो है ना, रेशे हैं, जिनको हमने फाइबर बोला था, वो इनके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं हमारे पास इस वास्तविक योजी ऊतक के प्रकार, इनकी बात करते हैं। वास्तविक योजी ऊतक के प्रकार, वास्तविक योजी ऊतक के प्रकार भाई, इनमें हम सबसे पहले ऊतक की यदि हम बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है, जिसका नाम है, और कुछ उदाहरण और कुछ पॉइंट हमें इसके बारे में याद रखने हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास अंतराली योजी ऊतक, अंतराली
योजी ऊतक, अंतराली योजी ऊतक। वही इसका काम क्या है, ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा भाई? तो बात करें योजी ऊतक के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में फैला ऊतक यही होता है शरीर में। तो ये है शरीर में सर्वाधिक फैला हुआ ऊतक कहलाता है, सर्वाधिक फैला। मतलब योजी ऊतक के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में पूरे शरीर के अंदर पाया जाता है। दूसरी यदि बात करें, इस ऊतक में रक्त संचरण उपस्थित होता है भाई, रक्त संचरण उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है भाई। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो उपकला ऊतक होता है ना, उस उपकला ऊतक के अंदर रक्त संचरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास बसा योजी ऊतक, बसा योजी ऊतक, ऊतक अगला आ जाता है हमारे पास, अगला प्रकार इसका, जिसे हम एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मतलब इसके अंदर यदि देखा जाए तो बसा योजी ऊतक के अंदर क्या पाई जाती है भाई, बसा कोशिकाएं पाई जाती हैं, बसा कोशिकाएं इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम फैट सेल बोल देते हैं, फैट सेल पाई जाती है। अब भाई इनका काम क्या है इसके अंदर देखा जाए तो बसा कोशिकाएं जो है ना, ये एक तरीके से इस ऊतक के अंदर संचित भोज्य पदार्थ का काम करती हैं, संचित भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ के रूप में इसके अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर, बसा ऊतक के अंदर। दूसरी क्या होती है भाई, बसा जो होती है ना वो तापरोधक होती है, तापरोधक। तापरोधक होने की वजह से भाई ये क्या करती है भाई, ठंडक से बचाने का काम भी करती है भाई, बचाने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगले पॉइंट में हम। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो यही बसा कोशिकाएं जो है ना वो जिम्मेदार होती हैं किसके प्रति, मोटापे के प्रति। इन्हीं कोशिकाओं की वजह से हमारे शरीर के अंदर मोटापा क्या होता है, बढ़ता है। तो लिख लेते हैं, मोटापा के लिए जिम्मेदार यही होती हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पॉइंट के बारे में इसके में। तो अब देखा जाए तो जंतुओं में दो प्रकार की बसा कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं उनकी हम बात आपसे करते हैं। दो प्रकार की बसा कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है जिसे हम बोल देते हैं श्वेत बसा कोशिका, कोशिकाएं जिन्हें हम बोल देते हैं क्या, व्हाइट फैट सेल, व्हाइट फैट सेल ये पाई जाती हैं। और दूसरी आ जाती है हमारे पास जिन्हें हम बोलते हैं भूरी बसा कोशिकाएं, भूरी बसा कोशिकाएं, भूरी बसा कोशिकाएं जिन्हें हम बोल देते हैं क्या, ब्राउन फैट सेल, ब्राउन फैट सेल। ये दो तरीके की वसा कोशिकाएं हमें हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। इनकी बात की जाए, हमारे पास जो वसा से हमें क्या मिलती है भाई, ऊर्जा मिलती है। लेकिन ऊर्जा की यदि बात करें तो ये जो श्वेत वसा कोशिकाएं हैं ना, ये हमारे शरीर को कम ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, कम ऊर्जा। ठीक है, और जो भूरी वसा कोशिकाएं हैं ना, इनसे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखना है। दूसरी यदि बात करें, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया
इनकी जो संख्या है ना वो क्या होती है भाई, कम होती है, इसलिए इनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन क्या किया जाता है, कम। और इनके अंदर यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इनके द्वारा ज्यादा ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी यदि हम बात करें तो ये जो कोशिकाएं है ना, हमें व्हाइट फैट कोशिकाएं जिनको हम बोल रहे हैं, श्वेत वसा कोशिकाएं इनको हम बोल रहे हैं, ये हमें देखने को मिलती हैं कहाँ भाई, देखो मनुष्य में यदि हम बात करें तो मनुष्य में मिलेंगी हमें ये काय के अंदर, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे हमें देखने को मिलेंगी। दूसरी बात करें हम और भी देखो जीवों में बात करें, भेल मछली की बात की जाए, भेल मछली, इसके अंदर भी वसा कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं, उसमें भी हमें कहाँ देखने को मिलेंगी भाई, त्वचा के नीचे ही हमें देखने को मिलती है। तीसरा देखा जाए बात करें तो हमारे पास जो मरीनो भेड़ है, या हम इसे मेरिनो बोलते हैं, मेरिनो भेड़, इसकी पूंछ में वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं, पूंछ में, पूंछ के अंदर हमें वसा कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा आता है हमारे पास क्या, ऊंट, ऊंट, ऊंट में यदि बात करें तो ऊंट का जो कुबड़ होता है, कुबड़, उस कुबड़ के अंदर क्या पाई जाती हैं भाई, वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर बात, ये हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें इनके बारे में तो ये जो है ना हमें देखने को मिलेंगी सबसे ज्यादा कहाँ, नवजात शिशुओं के अंदर। नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर जो भूरी वसा है ना उसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए छोटे में बच्चे बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद भी उनके अंदर थकावट नहीं पाई जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया देखें, ऊर्जा देख उत्पन्न हो रही है और ज्यादा मात्रा में जी क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। दूसरे यदि हम बात करें, इनका जो निर्माण है ना वो साइटोक्रोम वर्ण की अधिकता की वजह से होता है, याद रखना है भाई, निर्माण साइटोक्रोम वर्णक की अधिकता से होता है, अधिकता से होता है। तो ये था काम हमारा किसका, श्वेत वसा कोशिकाएं और भूरी वसा कोशिकाओं के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा प्रकार हमारा, जिस तीसरे प्रकार को बोला जाता है, इनका क्या नाम लिखते हैं, श्वेत तंतु में योजी ऊतक, श्वेत तंतु में योजी ऊतक, श्वेत तंतु में योजी ऊतक आता है, तीसरा प्रकार इसका हमारे पास देखने को मिलता है। अब इसकी यदि बात करें तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर इस ऊतक में यदि देखा जाए तो श्वेत कोलेजन तंतु बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, श्वेत कोलेजन जो तंतु हैं, रेसे हैं, फाइबर हैं, श्वेत कोलेजन तंतु अधिक मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं, अधिक हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। दूसरे पॉइंट की यदि बात करें, ये जो होते हैं ना वो बहुत ही अत्यधिक मजबूत होते हैं, मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं भाई। दूसरी यदि बात करें इनके बारे में, मजबूती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनके अंदर फिर भी एक आंशिक लचीला, कम लचीले जो होते हैं भाई, आंशिक लचीला पन इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करते हैं इसके अंदर। दूसरा आ जाता है भाई, इन तंतुओं के द्वारा, कोलेजन तंतुओं के द्वारा टेंडन का निर्माण किया जाता है भाई, टेंडन, टेंडन का निर्माण किया जाता है भाई। अब ये टेंडन क्या संरचना है भाई, इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि ये टेंडन एक ऐसी संरचना है जो मसल्स को किससे जोड़ने वाली है भाई, अस्थि से जोड़ने वाली है, मतलब बोन से जोड़ने वाली है। मसल्स को बोन से जोड़ने वाली जो संरचना है ना उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंडन, ठीक है, याद रखना है आपको सभी को। दूसरी यदि बात करें तो हमारे पास शरीर का सबसे मजबूत जो टेंडन है ना वो पाया जाता है कहाँ, हमारी पिड़ली की पेशी को एड़ी की हड्डी से क्या करता है, जोड़ता है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रकार हमारे पास आ जाता है इस ऊतक का चौथा प्रकार,
इसकी बात करते हैं हम। देखो चौथा ऊतक हमारे पास आ जाता है, जैसे पीत तंतु में योजी ऊतक बोला जाता है। पीत तंतु में योजी ऊतक, योजी ऊतक, योजी ऊतक। इसकी यदि बात करें हम, तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है भाई, ये भी अत्यधिक मजबूत व लचीले होते हैं। सबसे पहले तो क्या है भाई, ये भी मजबूत होते हैं, मजबूत, और साथ में ये कैसे होते हैं भाई, लचीले, लचीलापन इनके अंदर पाया जाता है, लचीलापन। दूसरी यदि पॉइंट की हम बात करें इनके अंदर, तो ये करते हैं किसका निर्माण भाई, यहाँ पर निर्माण किया जाने वाला है किसका, लिगामेंट का निर्माण होगा इनके द्वारा, किस चीज का, लिगामेंट। अब ये लिगामेंट नाम की जो संरचना है ना, ये क्या है भाई, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना है, लिगामेंट बोलते हैं। बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से हम बात करें, हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो लिगामेंट होता है ना, वो इलियम व फीमर हड्डी के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चौथा ऊतक। आगे बात करते हैं हम अगले ऊतक की, और सातवां ऊतक हमारे पास आ जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, जालिका में तंतु योजी ऊतक। जालिका में तंतु में योजी ऊतक, योजी ऊतक, जालिका में तंतु में योजी ऊतक, ये है। अब इसके बारे में हम बात करें तो इसके अंदर क्या होने वाला है भाई, देखो, तो ये हमें देखने को मिलेगा मुख्य रूप से लसिका अंग है। लसिका अंग हम आगे डिस्कस करेंगे, लसिका अंगों के अंदर देखने को मिलेगा हमें सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। दूसरी हम बात करें इसके बारे में, कहाँ कहाँ मिलने वाला है, देखते हैं। प्लीहा है, यकृत है हमारे पास, प्लीहा, यकृत, वहां भी हमें देखने को मिलने वाला है। अस्थि मज्जा है, आंत है हमारे पास, उसके अंदर भी हमें ये देखने को मिलने वाला है, अस्थि मज्जा, इनके अंदर ये पाया जाता है, ये आ जाता है हमारे पास। और अगला छठवें ऊतक की यदि हम बात करें, सॉरी, अगले ऊतक की यदि हम बात करें, तो अगला ऊतक हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है श्लेष्म योजी ऊतक। श्लेष्म योजी ऊतक, श्लेष्म योजी ऊतक। तो इसके काम की यदि बात की जाए, तो इसका काम क्या है भाई हमारी शरीर के अंदर, मतलब इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार हमें दे रखे हैं भाई। इसको हम बोले तो भ्रूणीय ऊतक भी बोला जाता है, इसका एक और नाम पड़ जाता है क्या, भ्रूणीय ऊतक, ऊतक के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी हम बात करें इसके बारे में, तो ये हमें देखने को मिलेगा काय के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा। इस संरचना के द्वारा मां के शरीर से गर्भावस्था में बच्चे को पोषण प्रदान किया जाता है। दूसरा हमें मिलने वाला है जी का, मुर्गे की कलंगी के अंदर भी हमें देखने को मिलने वाला है। दूसरी हम बात करें, और साथ में मिलेगा हमें देखा आंख का जो कांचा द्रव होता है, आंख का कांचा द्रव, इसके अंदर भी हमारे पास ये श्लेष्म योजी ऊतक पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, और अंतिम ऊतक हमारे पास आ जाता है इसका, इसका प्रकार है क्या, जिसे बोला जाता है वर्णक योजी ऊतक। वर्णक योजी ऊतक, इसकी हम बात करते हैं देखो आपसे, वर्णक योजी ऊतक के बारे में। तो वर्णक योजी जो ऊतक है ना, ये हमारे शरीर को विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या करेगा भाई, रंग प्रदान करेगा। तो मतलब इसके अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करती हैं, रंग प्रदान करती हैं। मतलब इसका मेन काम है कि क्या प्रदान करना भाई, रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना। और रंग प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं ना, जिनको हम वर्णक कोशिकाएं बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर, यानी ये वर्णक कोशिकाएं हैं हमारे पास, पिगमेंटेड सेल है, वर्णक कोशिकाएं।
अब ये अलग अलग रंग हमें देने वाली है, ठीक है। अब जैसे कि बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मेलेनोफोर। मेलेनोफोर, अब इस मेलेनोफोर की हम बात करें तो ये मेलेनोफोर के अंदर पाया जाता है मेलेनिन वर्ण। मेलेनोफोर कोशिका का नाम है और इसके अंदर हमें मिलने वाला है कौन सा वर्णक? मिलेनिन। मिलेनिन, ये वर्णक इसके अंदर पाया जाता है और ये हमें प्रदान करता है कैसा कलर भाई? ब्लैक कलर। इससे ब्लैक कलर बनता है हमारे पास। दूसरे की यदि हम बात करें तो अगला मिलता है हमारा ग्वानोफोर। ग्वानोफोर, अगली कोशिका हमें मिलेगी कौन सा? ग्वानोफोर। और इस ग्वानोफोर की यदि बात करें तो इससे हमें वर्णक मिलेगा ग्वानिन। ग्वानिन, और ये जो ग्वानिन है ना, ये प्रदान करेगा हमें कैसा कलर भाई? रंग व्हाइट रंग। इससे व्हाइट रंग बनता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अगली कोशिका जिसे बोलते हैं जेंथोफोर। जेंथोफोर, और इस जेंथोफोर के अंदर जो पाया जाता है ना, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं जेंथोफिल। जेंथोफिल, और इस जेंथोफिल के द्वारा येलो रंग प्रदान किया जाता है। येलो रंग प्रदान किया जाता है, ठीक है। दूसरी कुछ उदाहरणों की हम बात करें तो जैसे हमने देखा है कि आंख की जो आइरिस का रंग जो होता है वो इसी की वजह से होता है। आंख की आइरिस, आंख की आइरिस के अंदर भी इसी की वजह से क्या होता है? रंग होता है। इनकी मात्रा अलग अलग होती है, तो उस वजह से कुछ लोगों की आंखों का रंग भी अलग अलग होता है। दूसरी हम बात करें मेढक के अंदर, मेढक की त्वचा, त्वचा उसके अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। इसकी वजह से अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो था संयोजी ऊतक, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम और इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार हमने जो पढ़े, डिस्कस किए, जिनका अलग अलग शरीर के अंदर क्या किया जाता है? काम किया जाता है। तो ये था हमारे पास क्या? संयोजी ऊतक तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इस संयोजी ऊतक के अंदर जो अभी तक हमने वास्तविक संयोजी ऊतक की जो स्टडी कर रहे थे, दूसरा प्रकार हमारे पास आएगा क्या? कंकाली संयोजी ऊतक, जिसको हम अगली क्लास के अंदर आपसे क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। जब तक आप लोग, जिन लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, उनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको इससे रिलेटेड या हमारा जो ग्रुप डी एग्जाम जो आने वाला है उससे रिलेटेड जो भी जनरल साइंस का सिलेबस हमारे यहाँ पे जो चल रहा है, इसकी जो भी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, उन क्लासों का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।